हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से 75 हार्ड फिजिक्स डेज ऑफ चैलेंज में। हम लोग आज 8वें दिन पे हैं। बहुत अमेजिंग तरीके से 7 दिन हमने पूरे कर लिए हैं। बहुत मजा आ रहा होगा आपको, मुझे तो आ ही रहा है। इवेंचुअली बैंड बजी पड़ी है बट आ रहा है, सच बता रहा हूं। मतलब ये जो फीलिंग है ना कि आप लोगों के लिए कुछ कर गुजरने वाली, मतलब इसको मैं बयां कर ही नहीं सकता भाई। ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन के लिए रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर ऑनलाइन की प्लानिंग चल रही है, एक फॉर्मूला बुक पे काम कर रहा हूं। बट मजा आ रहा है। मैं चाहता हूं इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग भी अपनी तैयारी करें। क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है। देखो अभी कुछ नहीं करोगे, अभी अगर मौज से जीना चाहोगे ना तो बाद में ये मजा सजा बन जाएगी बाद के लिए। फ्यूचर मजबूत बनाना नहीं बनाना भाई, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने मेंटल स्टेट को काम करके एकदम रोक के और आगे की सोच रखते हुए काम करना है, समझे। एकदम बिंदास, पीस एंड जो फोकस है वो पूरा का पूरा अपने कैरियर पे लगाओ। बस बाकी सब कुछ सब मिथ्या है, सब भ्रम है, सब वहम है, सब मोह माया है, इन सब से बचो। तो हम लोगों ने पढ़ा था नल पॉइंट, राइट। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था नल पॉइंट फॉर ए पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। किसको उठाने जा रहे हैं? फॉर ए पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस, नल पॉइंट फॉर ए पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस। अब नल पॉइंट फॉर ए पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस कैसे है, सुनिए। जैसे हमने देखा लाइक चार्जेस में ये था कुछ ऐसा, यहां पे है -2 कूलम, यहां पे है 2 कूलम, माइक्रो कूलम सॉरी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको क्या 3 हिस्सों में बांट सकता हूं, 3 रीजन्स में बांट सकता हूं? नंबर 1, नंबर 2 एंड देन नंबर 3। बांट सकता ना मैं? कोई दिक्कत नहीं ना? यस और नो? ठीक है। अब एक बात समझो, अगर मैं इस रीजन में बात करूं किसी भी पॉइंट P पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। क्यों सर? नेगेटिव के तरफ जाती है, पॉजिटिव से दूर जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी इधर और इसकी वजह से भी इधर। बोलो यार, हाँ या ना? ऐसा होगा ना, ऐसा दिखाई पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, 110% ऐसा होगा माय डियर, 110%। बात तो सही है सर आपकी, बात तो सही है, जैसा देखने को मिल रहा है। अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ? यानी कि नल पॉइंट इन दिस केस cannot exist in region number 2। इस सेकेंड रीजन में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। बोलो यार, हाँ या ना? चाहे आप चलो यहां प्लस यहां माइनस रख दो, सही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता यहां पे। अब क्या करें, अब क्या करें? अब देखो इस रीजन में आ जाओ छोटू, इस रीजन में आ जाओ। इस रीजन में इसकी तरफ आ जाएगा और ये वाला तो अभी भी दूर रहेगा, सही है। इस रीजन में इससे दूर और नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? क्लियर है। यानी कि अच्छा, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो ये -2 + 2 हटा दो। चलो ये -2 + 2 अभी के लिए हटा दो, मैं Q1 Q2 बात कर रहा हूं, ठीक है। -Q1 माइक्रो कूलम और ये आपका
प्लस Q2 माइक्रोकूलम माइनस Q1 माइक्रोकूलम और ये आपका प्लस Q2 माइक्रोकूलम। सही है, ऐसा बोला हमने जस्ट रेफरेंस के लिए। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया हमने कि नल पॉइंट कैन बी आइदर इन रीजन नंबर 1 और इन रीजन नंबर 3, या तो फर्स्ट रीजन में या थर्ड रीजन में एग्जिस्ट करेगा। नल पॉइंट सेकेंड रीजन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अनलाइक चार्जेस है। इधर क्यों देखो ना, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव से दूर, इधर नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से दूर एग्जिस्टेंस ऐसे ही आएगी। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये खेला ही खत्म पूरा नल पॉइंट का। और अब हम लोग फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चलेंगे। कॉपी कर लीजिए इसको जी, कॉपी इट डाउन प्लीज, कॉपी। चलें आगे, ठीक है। आओ देखो अब ये कैसे होगा। सुनो, एक प्रॉब्लम की मदद से समझाता हूं। मान लो यहां पे इधर 4 माइक्रोकूलम है प्लस का, इधर है माइनस का 9 माइक्रोकूलम। अब फाइंड द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट कैसे करें सर? बच्चे ये मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3 mm, सही है, 3 mm दिया हुआ है। अब यार नल पॉइंट यहां तो नहीं हो सकता, इस लोकेशन पे तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। नल पॉइंट या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। और एक कमाल की बात बताऊं, और एक कमाल की बात बताऊं, सुनो, पिछले लेक्चर में पढ़े हो, नल पॉइंट की लोकेशन हमेशा किसके पास होती है? छोटे गुंडे के पास, हा या ना? बड़े गुंडे का तो विस्तार दूर तक होता है ना, तो इसका मतलब इसी रीजन में पाया जाएगा। आ गई बात समझ में? किस रीजन में पाया जाएगा? इस रीजन में पाया जाएगा। समझे? अंडरस्टूड? यस और नो? क्लियर है? यह भी तो याद रखो, सिंस नल पॉइंट इज ऑलवेज फाउंड नियर द स्मॉलर चार्ज,
हमेशा किसके पास पाया जाएगा? स्मॉलर चार्ज। किसके पास पाया जाएगा? स्मॉलर चार्ज के पास। देयरफॉर, इसीलिए हमेशा किसके पास पाया जाएगा? स्मॉलर चार्ज के पास। नल पॉइंट अगर हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास में पाया जाएगा, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, एक बात, नल पॉइंट ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। इसीलिए इस रीजन में, अगर स्मॉलर इधर होता तो इस रीजन में आ जाता। देयरफॉर इट विल बी मजा इन रीजन नंबर 1, इस रीजन में होगा। समझे? अरे बोलो ढूंढू, जस्ट चिल। लेट द नल पॉइंट बी लोकेटेड, अरे दिक्कत हो गया, लीजिए, लेट द नल पॉइंट बी लोकेटेड एट, कहां लोकेट करें इसे? x mm अवे फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, x मिलीमीटर दूर है, ठीक है। तो अब कैसे पता लगाएंगे? हमें पता है नल पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज बराबर हो जाएगी, तभी तो जीरो आएगा नेट, नहीं तो देखो के क्यू, ये इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो के क्यू 1 अपॉन में x का स्क्वायर, यहां पे है नल पॉइंट, मान लो p, x मिलीमीटर है ये, ध्यान रखना यूनिट सेम रख रहा हूं, सही, आसान होगा ना, प्लस करने में आसान होगा, बराबर के क्यू 2 अपॉन 3 प्लस एक्स, राइट। लेकिन ध्यान रहे मिलीमीटर है तो बंधु x इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा x प्लस 10, सॉरी x प्लस 3 10 की पावर -3, एक मिनट रुको यार, का होल स्क्वायर। अब यहां से आप x की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। बोलो यार, तो नल पॉइंट का ये कहानी, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया क्या? लोकेशन हमेशा कहां पे होगा? The location will always be near to the smaller charge. खेला खत्म। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? ठीक है, के से के काट दो, Q1 Q2 एंड सो ऑन। सॉल्व कर सकते हो, देखो आओ इसे सॉल्व ही कर देता हूं मैं, देखो ये हो गया Q1 अपॉन में x इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन में x प्लस 3 इंटू 10 की पावर -3 होल का स्क्वायर। सही है बच्चे, Q1 बाय Q2, अरे सर क्या आ रहा है ये, Q1 बाय Q2 बराबर x 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। सही बात है, रूट आ गया, देखो x टाइम्स 10 की पावर -3 अपॉन में x प्लस 3 टाइम्स 10 की पावर -3 बराबर रूट अंडर में Q1 बाय Q2। सही है, 10 की पावर -3 और इसको उड़ा दो, राइट। बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे उल्टा हो जाएगा, x प्लस 3 उल्टा कर दो चलो, अपॉन में x बराबर रूट अंडर, क्या मैं इसको Q2 बाई Q1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना मैं, क्या मैं इसको Q2 बाई Q1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं।
लिख दिया मैंने? नहीं। अब ये हो गया 1 प्लस 3/x बराबर रूट अंडर कितना है Q2 9 और ये 4 9/4 1 प्लस 3/x इज इक्वल टू ये हो गया 3/2। इसको इधर फेंकिए, इसको इधर ले जाइए, ये वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी हो जाएगी देखिए 3/x बराबर 3/2 -1 कितना आ गया 3/x बराबर 1/2 बचेगा। सॉल्व कर दीजिए x बराबर 6 mm 3 2 6 मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर में है। x बराबर 6 mm आ गया। बोलो यार यस और नो, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नल पॉइंट अगर हमें कभी भी कैलकुलेट करना है अनलाइक चार्जेस के लिए तो। सही। आइए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी है ना, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझा है ना, हम लोगों ने ये जाना है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें हम सब जान चुके हैं, हाँ या ना? तो अगर हमने इन बातों को जाना है तो हम लोग जरा अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। देखो यार, जब भी फ्लक्स जैसी कोई क्वांटिटी आएगी ना, मतलब फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्यों है, फ्लक्स की बातें कैसे हुई, तो देखो फ्लक्स का मतलब पता है क्या है? फ्लक्स का मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी एक गिवन एरिया में कितनी होगी। नहीं समझे? मैं वापस बताता हूं। हवा बह रही है, एक गिवन एरिया के थ्रू देख लो कितनी जा रही है, फ्लक्स कहलाएगी। विंड फ्लक्स, एयर फ्लक्स। वाटर बह रहा है, किसी एक गिवन एरिया के अक्रॉस में देख लो कितना जा रहा है, फ्लक्स ऑफ वाटर। ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सॉरी यहां पे तो हम लोग चार्ज से बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बात करेंगे, तो अभी रुक जाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया को चीरती हुई जा रही हैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया को चीरते हुए जा रही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। आई बात समझ में? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा, इट मतलब अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ electric field lines that are going to cross a given area। किसी भी एक गिवन एरिया के अक्रॉस जो लाइंस जा रही हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये उसी को रिप्रेजेंट करती है। समझ गए? इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो पूरा ध्यान यहां पे, ये कोई एरिया है, अब इस एरिया में से कुछ ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। सही बात है, इस एरिया में से कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अच्छी बात है। अगर मैं इस एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, सपोज मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले वाले के मुकाबले कम या ज्यादा हो सकती हैं। कैसे सर? मैं बताता हूं। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, जिसका एरिया आप देख रहे हैं। इसका वेक्टर ये रहा। सही।
अब जरा बात देखिए, ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जा रही थी, है ना। अब जब ये ऐसे हुआ तो इसका एरिया वेक्टर देखो, पहले ऐसे था, अब एरिया वेक्टर भी ऐसे हो गया। तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, यानी कि ये जो फील्ड लाइंस हैं इस एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रही हैं, हाँ या ना। तो ऑब्वियसली जब ये ऐसे हुआ तो यहां से जाने वाली फील्ड लाइंस भी चेंज हो गई, सही बात है, बोलो यार। तो ये जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर ऐसा हो गया, एक है, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनने कुछ एरिया वगैरह बना ली, कुछ एंगल वगैरह बना लिया, देखो यहां पे कुछ एंगल वगैरह यहां से बना रहे हैं, इनके बीच में कुछ एंगल आ गया, सही। इतना एंगल से हमने इसको ऐसे समझो ना, इतने एंगल से हमने इसको रोटेट कर दिया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसी ही थी, अब ये एंगल आ गया ना इन दोनों के बीच में, अब ये एंगल आ गया इन दोनों के बीच में, ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये अब एरिया वेक्टर। सही बात है, बोलो हां या ना, क्लियर है। अच्छा, क्या हुआ यहां से, एरिया अब जो इफेक्टिव एरिया होगा, ध्यान से देखना, इफेक्टिव एरिया जिसमें से फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो तो ये हो गया ना ग्रीन वाला। अरे परपेंडिकुलर देखो ना यार, एरिया परपेंडिकुलर ऐसे था, आपने चेंज कर दिया, ऐसे था, इस तरीके से था, मैं कैसे बताऊं, ये रहा, देखो ये ऐसा है, यहां से फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे डिजिट करके, आपने इसको चेंज कर दिया, आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे कर दिया आपने, जैसे ही ऐसे किया, अब जो फील्ड लाइंस जाने वाली हैं वो चेंज हो गई, सही। तो मैं क्या करूं, इसका एक कंपोनेंट ले लेता हूं पीछे की तरफ, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट ले लेता हूं जिससे जाने वाले सारी फील्ड लाइंस मुझे मिल जाएंगी, है ना, यस और नो। इमेजिन कर पा रहे हो, ये था एरिया, यहां से फील्ड लाइंस गुजर रही थी, अब अगर मान लो एरिया ऐसे ओरिएंटेड है, मतलब अगर ऐसे इस तरीके से जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया कर दोगे, फ्लक्स आ जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर मान लो एरिया ऐसे टेढ़ा हो गया, अरे बाप रे, तो एरिया वेक्टर जो ऐसा एंगल बना रहा था पहले, देखो एरिया वेक्टर ये ऐसा एंगल बना रहा था, ये एरिया वेक्टर है, अब एरिया वेक्टर चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो गई, तो आप क्या करो, इस एरिया का कंपोनेंट निकाल लो, कौन सा, पीछे की तरफ कौन सा आएगा, कॉस ही तो आएगा एंगल के साथ, इसके एंगल के साथ वापस से इसको इसे थप्पड़ मारो, वापस से ऐसे ही तो आ जाएगा, ए कॉस थीटा, सही बात है। और फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में आ गई, मतलब इसी डायरेक्शन में दिख रही है, ए कॉस थीटा, यानी ए कॉस थीटा इस टेढ़े मेढ़े एंगल का क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो फील्ड लाइंस हैं वो इन्हीं परपेंडिकुलर कंपोनेंट को तो चीरती हुई जा रही हैं, हां या ना, फीलिंग आया। यहां तक कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं, यहां तक कॉपी कीजिए।
आगे, शैल आई मूव फॉरवर्ड? तो देखो बेसिकली मैं चाहता तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे दिया जाता है वो फॉर्मूला लिखा देता, लेकिन यार मजा उसमें थोड़ी है, फॉर्मूला आप रटने थोड़ी आए हो, वो फॉर्मूला कैसे आया, उस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, हमें उससे मतलब है। हम लोग क्यों कॉस या डॉट प्रोडक्ट ही लेके चलते हैं, देखिए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट of electric field and the area normal to it। सही बात है, या हम यूं कहें, और it is defined as the electric field which is crossing some area। कोई एरिया को वो क्या करके जा रही है, क्रॉस करके जा रही है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अब देखिए, अब यहां पे अगर हम लोग क्रॉसिंग और इन सब की बात करें तो फाई ई को लिखेंगे कैसे, फाई ई बराबर ई डॉट ए, क्या लिखेंगे, ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा। सुनो, यही तो मैं समझा रहा था, अब समझ में आ जाएगा पूरा, पेशेंस रखो, यही तो मैं समझा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन है, सही। एरिया वेक्टर यह हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल टू सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा कैसा है, नॉर्मल टू सरफेस। अब देखो, ये अगर ऐसा हुआ, इस तरीके से हुआ, मान लो, अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे मेरे बच्चे, तो कंबाइन करने पे मान लो ऐसा दिख रहा है, ये ई की डायरेक्शन है और ये ए है, तो ये बताओ ई की डायरेक्शन में ये ए कब आ जाएगा, जब आप ए कॉस थीटा ले लोगे, हां या ना, समझे, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट, मतलब अगर ये ई की डायरेक्शन में आ जाएगा, ये ऐसे था एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो अगर ये ए की डायरेक्शन, सॉरी ए ई की डायरेक्शन में जब आ जाएगा, इसका मतलब पता चल जाएगा कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं इस एरिया से। आई बात समझ में, हा या ना, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, एकदम दिमाग के ताले खुले सारे के सारे। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इसको कैसे लेके चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके चलते हैं। वी ऑलवेज कंसिडर इट इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस नहीं लेते, डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं, क्योंकि कॉस कंपोनेंट देखना है। आई बात समझ में? अब देखो ना, इसी को फीलिंग ले लो पूरी, अगर एरिया ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो कोई जा ही नहीं रही है एरिया तो ऐसा है, और देखो एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, कॉस 90, फ्लक्स कितना, 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंगेज ही नहीं हो रही हैं यार एरिया के साथ, तो फ्लक्स कितना आ गया, 0, इसीलिए कॉस कंपोनेंट लिया। समझ गए? क्योंकि फीलिंग क्या है फ्लक्स की, वापस आओ, फीलिंग क्या है फ्लक्स की, फ्लक्स क्या बताता है, कितनी फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से पास होंगी, कितनी फील्ड लाइंस एक किसी गिवन एरिया से पास होंगी, दैट इज हाउ वी डिफाइन दिस। अंडरस्टूड एवरीवन, हां या ना, समझ में आई ये बात? कॉपी करें।
आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट, सो अब हमारे पास में जो आंसर आया वो आ गया ऐसा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स engage with a given area। किसी भी एरिया के साथ में कितनी फील्ड लाइंस एंगेज हो रही हैं, यह हमें कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पता चलता है। यह हमें किससे पता चलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पता चलता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी फील्ड लाइंस एंगेज कर रही हैं। अब देखो, जैसे एरिया ये हो गया है ना, इस तरफ है एरिया वेक्टर, फील्ड लाइंस ये रही, तो ये देखो ना, इस एरिया के साथ में एंगेज ही नहीं कर रही हैं। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। सिंस थीटा इज 90 डिग्री मींस नो एंगेजमेंट, इसके पैरेलल ही जा रही हैं, इसके अंदर से तो जा नहीं रही। नो एंगेजमेंट, नो एंगेजमेंट विद एरिया। अगर एरिया के साथ में कोई एंगेजमेंट नहीं हो रहा, यदि एरिया के साथ में कोई भी एंगेजमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये कॉस थीटा, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा मेरी जान? जीरो। बात खत्म। आई बात समझ में? यस और नो? सो इस तरीके से हम लोग फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। दैट इज हाउ वी डिफाइन द फ्लक्स। ओके, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, करिए इसे। चलो आओ देखें, सुनो एक प्रॉब्लम देखो, सिंपल सी, सबसे पहले सबसे सिंपल प्रॉब्लम। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता रहा है? कितनी फील्ड लाइंस एंगेज कर रही हैं गिवन एरिया से, है ना। प्रॉब्लम देखो, ये आपका एक गिवन एरिया है, रेक्टेंगल है, ए और बी इसकी साइड्स हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ये रही, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो एरिया वेक्टर होगा छोटू, क्या एरिया वेक्टर, वैसे ले सकते हो आप। सर ऊपर क्यों नहीं लिया? अरे यार ये बात सही है आपकी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, सर ऊपर क्यों नहीं लिया? बेटे मेरी बात सुनो, ओपन एरिया है, ओपन सरफेस है, क्लोज नहीं है। ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी। ऊपर से देखोगे तो नीचे आती हुई, नीचे से देखोगे तो अंदर की तरफ एंटर होती हुई, राइट। तो ऊपर नीचे कहीं भी आप ले सकते हो। हां, क्लोज जब होता है तो दिक्कत करता है। आई बात समझ में? मैं नीचे वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। अगर मैं इसे फाई ई की बात करूं, फ्लक्स हमें देखना है कितना है, ई डॉट ए। बोलो बच्चे, क्या है ये? ई डॉट ए।
हाँ या ना? ए कितना है? ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। कितना हो गया? ई ए। सही है। यानी फाई को मैं क्या लिख सकता हूं? ई इंटू ए बी, बिकॉज एरिया इस रेक्टेंगल का कितना है? ए बी। बात ही खत्म। समझ गए क्या? यस और नो? इज इट क्लियर? हा? कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी डाउन। चलें आगे, शैल वी? ओके, नाउ देखिए, ये एंगल थीटा है मान लो, यानी ये इधर इंक्लाइंड है ना? ये इस तरफ इंक्लाइंड है। अगर ये इस तरफ इंक्लाइंड है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट ऐसा हो जाएगा। सही है। ये मान लो ए है, ये बी है ना? अब यार अब कैसे करें? अरे सर, फ्लक्स निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूं, ऐसी है। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ है। अब आपने इसमें क्या? फ्लक्स निकालना है। यू नीड टू कैलकुलेट द फ्लक्स नाउ। कैसे निकालोगे फ्लक्स? फ्लक्स कैसे निकलेगा? फाई ई बराबर इज व्हाट? कैसे करें? बात तो सही है सर, बात तो सही है। कैसे किया जाए? इसको निकालने का तरीका क्या होगा? ट्राई करो, मैं तो कराऊंगा ही। ट्राई करो इसे एक बार। कराऊं? देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, ये देखो बेटे, एक बात बताओ, जितना फ्लक्स, जितनी लाइंस इससे निकल रही होंगी, ये जो पीछे व्हाइट शेडिंग कर रहा हूं मैं, जितनी फील्ड लाइंस इससे निकल रही होंगी उतनी तो बाहर जाएंगी। सोच के चलो, जितनी यहां से निकलेंगी उतनी तो बाहर जाएंगी। तो अगर मैं फाई ई, एक तरीका यह है, फाई ई बराबर ई इंटू एरिया इफेक्टिव, तो इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा यहां पे? ए, ये ए है, साइन थीटा। सही है। ये ए साइन थीटा, ये व्हाइट शेडिंग वाला है ना, इसी में से तो फील्ड लाइंस को निकलना है। जितनी इसमें से निकल रही है उतनी तो इसमें से बाहर निकलेंगी। इमेजिन कर लो। तो यानी कि हमारे पास में
फाई ई निकल के आ गया यहां से, ई ए बी साइन थीटा। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, बहुत आसान है। नहीं, दूसरा तरीका एंगल से पता करना, दूसरा तरीका एंगल से पता करना। देखो भैया, यहां आ जाओ, सही है। एक बात बताओ भाई, ये एंगल अगर थीटा है, ये सेम है ना, ये सेम है, पैरेलल लाइंस, इधर कितना बनना चाहिए थीटा, ये कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा, हां या ना। ये वाला कितना होना चाहिए मेरे भाई 90 माइनस थीटा। कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा। अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकल रही है ना, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि यहां से जा रही होंगी। बोलो यार, ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कैसा एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। तो फाई ई को हम क्या लिखते हैं, ई डॉट ए, सही है। एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये हो गया ई ए कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता कितना है साइन थीटा, ई ए बी साइन थीटा। यह आंसर आ गया किसका, फाई ई का। लॉजिक क्लियर है, अंडरस्टूड माय डियर। खत्म। कितना है ये 90 माइनस थीटा, तो आंसर क्या है कॉस 90 माइनस थीटा के टर्म्स में। लॉजिक क्लियर, कॉपी कर लो इसे, ये भी प्रॉब्लम ओवर। सो आई गेस दिस इज डन। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग गॉस लॉ को समझेंगे ढंग से, तरीके से। ये फ्लक्स निकालने का तरीका समझ में आया। एक होमवर्क भी देता हूं, देखो होमवर्क। मान लो कोई हेमिस्फीयर है ऐसा, ठीक, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस गिवन है कितनी, आर। कितनी रेडियस गिवन है आर, सही है। यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। आंसर आप लोग आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। यह हेमिस्फीयर है, देख लीजिए होमवर्क।
इसका आंसर मैं अगले सेशन में दूंगा। कर लीजिए इसे, करिए प्लीज। चलो यार, आई होप दिस इज डन। यस और नो? थैंक यू सो वेरी मच। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। यूट्यूब की प्रथा पता ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू ऑल। प्लीज टेक केयर।